नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। मैं सुनील मुदगर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज चला रखी है उसमें टेस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसने, स्टेटमेंट का दिया है। इसमें से कहा कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले पॉइंट पे चलते हैं हम। तो रूट 9 को लिख सकते हैं 3 और माइनस रूट 6 की जो वैल्यू है अप्रोक्स वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2.4, जो कि ग्रेटर देन है 2.4 माइनस रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7 समथिंग होती है। तो 3 में से 2.4 माइनस करेंगे तो 0.6 बचेगा और यहाँ से 0.7 समथिंग बचेगा। तो 0.7 बड़ा है 0.6 से, तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी। तो पहली गलत होगी तो ऑप्शन पहला, और तीसरा तो गलत हो ही गया। स्टेटमेंट नंबर 2 से यदि मैं करूँ तो 2.4 माइनस 3 ग्रेटर देन है 1.7 माइनस रूट 5 को लिख देंगे अप्रोक्सीमेट 2.2। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा जी -0.6 ग्रेटर देन होगा 0.5 से माइनस का। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो दूसरी वाली भी गलत होगी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे हिसाब से करेक्ट है, जो कि लेकिन सवाल में बी दे रखा है, तो आप देख लेना। मेरे हिसाब से तो डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि 5 संख्याओं का औसत 10.2 है। मतलब 5 संख्या का औसत 10.2, तो संख्या एग्जैक्ट सम कितना हो जाएगा 51। पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या का आधा है। तो मैं पहली संख्या मान लेता हूँ, 5 संख्या मान लेता हूँ, ए बी सी डी और ई। पहली दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या का आधा, तो तीसरी संख्या का आधा। तो मैं कह सकता हूँ जी 2 से 2 कट जाएगा, तो ए प्लस बी इक्वल होगा सी के। अब इसने कहा तीसरी संख्या और चौथी संख्या का औसत, तो मैं कह सकता हूँ सी प्लस डी का औसत 12.5। तो संख्या कितनी हो जाएगी 12.5 गुना 2, तो ये हो जाएगी 25। चौथी संख्या 13 है, मतलब डी की वैल्यू 13 दे रखी है, तो सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 12 बच जाएगी। अब सी की 12 बच गई, तो यदि मैं यहाँ सी की 12 रखूँ तो ए प्लस बी की भी 12 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी 12 होगा, सी भी 12 होगा और डी भी 12 होगा। सॉरी, डी 13 हो जाएगा। तो पांचवी संख्या बतानी है। इन सभी का जोड़ की बात करें तो कितना होगा 37, और 5 संख्याओं का टोटल सम 51 था। 51 में से 37 घटाएंगे तो हमें संख्या मिलेगी 14, जो कि हमारा ई होगी। ई मतलब पांचवी संख्या। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। इसने कहा कि 10 पारियों का औसत 45 है। तो मैं कह सकता हूँ जी 10 पारियों का औसत 45, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 450। उसने टेस्ट मैच में लगातार 2 पारियाँ खेली, 2 पारियाँ और खेली। 11वीं पारी में 80 रन बनाए, मतलब 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 80 बनाए। टोटल 11 पारियों में कितने बना दिए उसने 530। तो उसके बाद औसत स्कोर में 5 की वृद्धि होगी, तो मतलब कि 12 पारियों का औसत है जो 45 में 5 जोड़ देंगे तो 50 के हिसाब से रन बनाए, मतलब कि उसने 600 बना लिए। तो 12वीं पारी बतानी है जी। 11 पारियों का 530 है और टोटल 12 का 600 है, तो 12वीं पारी कितनी हो जाएगी 70 रन की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारी 12वीं पारी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है 10% की छूट पर 100 रुपये की एक शर्ट खरीदी। तो मैं कह देता हूँ जी शर्ट है वो 100 रुपये पर 10% की छूट, मतलब कि 10 रुपये की छूट मिल गई उसको। अब वो कह रहे हैं कि 300 रुपये की एक पतलून खरीदी और 20% छूट पर खरीदी है। 300 रुपये की एक पतलून, वो भी 20% की छूट पर, मतलब कि 60 रुपये की छूट यहाँ मिल गई उसको। ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, एक शर्ट खरीदी 3 पतलून। यदि वो 3 पतलून खरीदेगा तो जी 300 गुना 3 मतलब 900 रुपये की चीज़ है, और डिस्काउंट कितना दिया होगा जी 180 रुपये का। तो प्रभावी छूट बताना है। तो टोटल की मैं बात करूँ तो 100 रुपये की एक शर्ट खरीदी, 900 रुपये की पतलून खरीदी, मतलब कि 1000 रुपये की चीज़ खरीदी है, और डिस्काउंट कितने का जी 10 तो पहले दिया था उसने, 180 बाद में दिया है, तो 180 का डिस्काउंट दिया उसने, सॉरी 190 का। तो 190 का डिस्काउंट 1000 रुपये के ऊपर, और परसेंटेज निकाला तो मल्टीप्लाई 100। नीचे एक 3 जीरो से ऊपर की सारी 3 जीरो कट गई, तो 19% का उसने टोटल डिस्काउंट दिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है एक फुटबॉल की कीमत जीएसटी सहित 2360 रुपये है, मतलब जीएसटी 18 है। तो मैं कह सकता हूँ 100 पर
18% GST दिया, मतलब 118 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2360। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और 100% की वैल्यू 2000, मतलब उसका प्राइस 2000 था। दुकानदार द्वारा लाभ अर्जित 25% है, मतलब इस पर भी 25% का लाभ ले रहा है, मतलब 100 की चीज़ 125 में, और रेशियो बना हुआ तो 4 से 5 में, और उस 5 की वैल्यू ही ये 2000 है। तो एक की वैल्यू कितना हो गया 400 पे, और 4 की पूछ ली उसने तो 1600 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को यदि सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अब इसने कहा कि ममता के पास 12,600 रुपये हैं और उसने 7,490 रुपये कमाना चाहती है, तो 1/3% के हिसाब से, और 1/5 3 वर्षों के लिए 13% के हिसाब से, और दूसरा 5 वर्षों में 17% के हिसाब से। तो मैं मान लेता हूँ जी 12,600 रुपये है, एक भाग को तो उसने एक्स में दिया होगा, दूसरे को 12,600 माइनस एक्स में दिया होगा। अब लगा देते हैं सही वाला फॉर्मूला, प्रिंसिपल रेट गुना टाइम बटे 100 प्लस में दूसरा 12,600 माइनस एक्स 17 गुना 5/100, जो कि बराबर होगा 7460 7490। जब इसको सोल्व करेंगे तो बेस तो हमारा 100 ही आ जाएगा, तो 39x प्लस में 17×5 = 85, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 107130 माइनस का 85x, जो कि इक्वल होगा 7490। और जब 39 में 85 को माइनस करेंगे तो माइनस का 46x इक्वल होगा, और इसमें से 107100 माइनस करेंगे तो 46x इज इक्वल टू होगा 32,2000, और माइनस का होगा तो माइनस से माइनस कटेगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा 7000। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7000। तो x की वैल्यू 7000 है, तो इसने पूछा दोनों का अंतर, तो एक 7000 है तो दूसरा कितना हो जाएगा जी 12,600 में से 7000 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा जी 5600, और इन दोनों का अंतर पूछा तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा जी 1400। थोड़ा कैलकुलेटिव था तो टाइम लग गया, बाकी तो क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 नंबर, अब देखो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। इसको लिख देंगे जी 8 माइनस 3/12 प्लस ब्रैकेट में 4/4, बटे होने से पहले क्या हो जाएगा गुना में करेंगे तो देखो इस 4 से 4 कट जाएगा तो एक ही बचेगा, यहाँ से सिर्फ 4 ही बचेगा, और डिवाइड है तो 1/8 प्लस में ये हो जाएगा जी 4 गुना 4, 4 गुना 8 गुना 8 बटे में 8, 8 से 8 कटेगा तो 3 से 1/4, 4 से 1 एकम 1, और 4 दूनी 8, तो रिजल्ट मिलेगा 8 माइनस 1/4 प्लस में 1/2 प्लस में 16। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, 64 माइनस 2 प्लस में 4 प्लस में 128, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा जी 194/8, और इसको काट देंगे तो हो जाएगा 97/4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। उम्मीद आप समझ पा रहे होगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 4y², और 4xy को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 4xy = 0। जब इसको क्लोज करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर = 0, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा x = 2y, x = 2y, या फिर इसको लिख सकते हैं x/y = 2/1। अब इसने कहा कि x की क्यूब, तो 2 की क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 की क्यूब करेंगे तो 1, तो 8 1 का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लॉजिकली है। यदि आपने ये पढ़ रखे होंगे ना, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, उसी से रिलेशन का है। इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, इसको ज्योमेट्रिक मीन से रिलेशन है इसका, इसका हार्मोनिक मीन से। और ये क्या होता है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। इसकी वैल्यू इसने x दे रखी, तो x बड़ा होगा y से और y बड़ा होगा z से। यदि आपको पता तो ठीक है, वरना ऐसे ही सीख लो अभी। तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है ए और बी की आय 5:4 के अनुपात में है, तो इसको क्रॉस मेथड से मैं करवा देता हूँ। 5 और 4 इनकम है, और जो उनके खर्चे वो 6,000 और 2,000 है। उनकी बचत का अनुपात, तो बचत 3:2 है, और ये 6,000 है और ये 2,000 है। क्रॉस मेथड में क्या करते हैं, पहले 5 की 3 से करूँगा और 4 की 2 से करूँगा, तो ये हो जाएगा जी 15 माइनस 8 बराबर होगा 2 की 2 से करूँगा और 3 की 6 से करूँगा, तो 18,000 माइनस 4,000।
7 इजिकल टू 14,000 और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2,000। ठीक है। और अब इसने कहा कि इन दोनों के बीच का अनुपात, आय के बीच का अनुपात हमारे हिसाब से अंतर कितने का जी, 5 और 4 के बीच का अंतर 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बता रही है, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और भी कई मेथड है लेकिन ये ज़्यादा ठीक है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाएं हैं वो एक बार तो जोड़ दो एक बार घटा दो, उसके अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 24 माइनस 9 हमेशा छोटा होगा एस से, और 24 प्लस 9 तो यह जगह 15 छोटा होगा एस से और एस छोटा होगा दोनों के जोड़ से 33 से। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद आप समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में इसने क्या कहा है? देखो यदि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो रिजल्ट मिलेगा जी x प्लस 1/x इजिकल टू 5 और x प्लस 1/x इजिकल टू 5/2। अब देखो यहाँ क्यूब दे रखा है तो इसका क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। क्यूब का फॉर्मूला यही है 5/2 का क्यूब माइनस 3 5/2, और इसमें 2 और एक्स्ट्रा है इसलिए 2 और जोड़ देंगे, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा जी 125/8 माइनस 15/2 प्लस में 2। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा जी 8 और 125 माइनस 15 चौके 60 प्लस में 8 दूनी 16, तो 5 और 6 11, 11 में से एक लास्ट में बचेगा, तो देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन एक से भी मैं तो इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 81/8, तो 81/8 सवाल का आंसर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। तरीके अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसने कहा कि भूषण की मासिक आय 45,000 है, मैं मान लेता हूँ जी इनकम रहा होगा, उसका खर्चा रहेगा और सेविंग रहेगी। ये 45,000 है और 33,000 उसका खर्चा है, और तो बचत कितनी हो जाएगी जी 12,000 बचत हो जाएगी। अब उसने कहा कि आय 22% बढ़ा दी, मतलब मैं कह सकता हूँ 122% निकाल दे डायरेक्ट। जब 145 का 122% निकालेंगे तो ये हो जाएगा जी 54,900, और खर्चा भी बढ़ा दिया 11%, तो इसका 11% मतलब 111% निकाल दो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा जी 36,630। तो जब मैं इनकम में से खर्चा घटाऊंगा तो हमें बचत लगेगी बचत, जो कि हो जाएगा 18,270। वही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा लेंथी है तो पढ़ लो, मैं करवाता हूँ। सवाल में कहा है कि सुराहा एक 3.5 मीटर लंबे पेड़ और इतनी मीटर तीनों एक लाइन में हैं, एक इमारत है, एक पेड़ है, ठीक है, और एक सुराह यहाँ खड़ा है, और जो सुराह देख रहा है वो, ये तो पेड़ है हमारा, पेड़, ये सुराह है, सुहास है, सॉरी सुराह कह रहा हूँ, सुहास है, और ये इमारत है, मीनार। ठीक है, पेड़ की लंबाई 3.15 है और इसकी लंबाई 11.25 है। ठीक है, वो अपनी आँख देख रहा है, जो उसकी आँख से जो उसकी लंबाई है, थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ खड़ा है और उसकी जो ये लंबाई है 1.8 मीटर है, और यहाँ से देख रहा है वो, तो इसका मतलब जो ये लेंथ है ये ऐसे हो जाएगी, जो आँख सीधी में सीधी लाइन बनाना चाहूँ तो ऐसे हो जाएगी, तो ये वाली लेंथ भी कम हो जाएगी अब, तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी 3.15 थी, अब ये कम हो जाएगी, ये पूरी लेंथ थी तो 1.8 कम करेंगे तो ये हो जाएगा जी 1.35, और ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ हो जाएगी 9.45। इसको मैं x मान लेता हूँ और इसकी वैल्यू दे रखी है 45 मीटर। अब इसमें क्या करते हैं, सिमिलरिटी लगा देते हैं। देखो सिमिलरिटी लगाएंगे तो 2 ट्रायंगलों में लगा देते हैं, एक तो ये छोटे वाला ट्रायंगल है और एक पूरे बड़े वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें क्या देते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल x अपॉन पूरी लेंथ, तो x प्लस 45 होगा, और छोटे वाले की 1.35 अपॉन 9.45। जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 1 से 7 बार, तो 7x इजिकल टू x प्लस 45, तो यहाँ से मिलेगा जी 6x इजिकल टू 45, और इसको लिख दें जी x इजिकल टू 40/6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5, वही उसने सवाल में पूछा है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इसने कहा है जीनत और नसरीन 1.2 किलोमीटर गोलाकार दौड़ में भाग लेती हैं, वो समान बिंदु से
समान बिंदु से समान दो पर दे रखा है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ते हैं, कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ जी 1.2 मीटर किलोमीटर लंबा है और एक 27 के हिसाब से भाग रहा है, एक 18 के हिसाब से भाग रहा है, मतलब दोनों एक दिशा में भाग रहे हैं, तो ये 27 वाले इसको काटता रहेगा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा भागेगा। तो मैं कह सकता हूँ जी 1.2/9 और इसको मिनटों में निकालना, इसलिए मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। पॉइंट हटाएंगे तो 0 और 0 से 0 का 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 से कितनी बार क्या 4 बार, 8 मिनट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16। क्या करें सवाल में, पहले एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा -1। ऊपर मैं क्या करता हूँ, कोस को माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा जी सेकंड थीटा +1 और प्लस में सेकंड थीटा -1। अब देखो माइनस से प्लस वाला कट जाएगा और इसको रिजल्ट मिलेगा जी कोस थीटा मल्टीप्लाई 2 सेकंड थीटा अपॉन नीचे जो फॉर्मूला बना वो सेकंड स्क्वायर -1, मतलब कि इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा। देखो सेकंड से कोस कट जाएगा तो रिजल्ट बचेगा हमारे पास 2 और 10 को ऊपर लिख जाएंगे तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। इसने कहा कि एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष और 9 महीने की अवधि के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर। अब देखो 1 वर्ष 9 महीने, 1 वर्ष के लिए तो जी 10% रेट दे रखा है, 9 महीने का निकालना है तो क्या करें जी 12 महीने का 10% है तो 4 से काट दूँ, 3 महीने का जी 2.5% होगा और 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 महीने का 7.5%। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 100 से 110 रहेगा और फिर 100 से 107.5 रहेगा। पॉइंट हटाएंगे तो जी यहाँ 0 आ जाएगा। अब देख लेते हैं 0 से 0 कटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा जी 10,000 से कितना, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 118.25। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है और जो इनके बीच का वो ब्याज है 1825। 1825 की वैल्यू सवाल में दे रखी 1460 और 1 यूनिट की 1460/1825 और निकालना हमें प्रिंसिपल है इसलिए मल्टीप्लाई 10,000 कर देंगे। जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 8,000, वही हमारा प्रिंसिपल होगा। ठीक है, 25 से काट लेना, यह 25 से काटोगे तो ये जाएगा 0.8 और 0.8 की से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में इसने कहा कि त्रिभुज की 3 भुजाओं का गुणनफल का वर्ग, तो 3 भुजाएं मान लेता हूँ जी ABC मान लेता हूँ, उनका गुणनफल और उसका वर्ग जो कि 1024 है और 1024 को लिख सकता हूँ 32 की पावर 2, तो पावर से पावर कटेगी, A B और C कितना आ जाएगा 32। परिवर्त का क्षेत्रफल, तो मैं कहना चाह सकता हूँ पाई r² = 16 पाई, पाई से पाई कटेगा, 16 को लिख सकता हूँ 4 की पावर 2, पावर से पावर कटेगी तो परिवर्तन तो बड़े R होगा, तो R कितना हो जाएगा जी यहाँ से मिल जाएगा 4। इसने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है जी ABC/4R, डेल्टा = 4R। तो ABC की वैल्यू 32 दे रखी है, ये 4 है और ये 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो 2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा ये वाली प्रॉपर्टी, अपने शर्मा सर ने भी करवा रखी है, अभी हाल फिलहाल में ज्योमेट्री करवाया, तब भी करवाया था सर्कमफ्रेंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। इसने कहा कि 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर है दूध की क्षमता वाले कंटेनर हैं जिसमें 87.5%, 80% और 90% को दूध और पानी के इतने इतने मिश्रणों में। ठीक है, मैं कह देता हूँ जी 40 लीटर का कंटेनर है, 87.5 को लिखेंगे 7/8, मतलब कि 7/8, तो 8 से काटेंगे तो मतलब कि कंटेनर में 35 लीटर क्षमता है, दूध और पानी है। ठीक है जी, और दूसरे में 30 को 80%, इसमें जी 24 लीटर है और तीसरे वाले में 20 का 90%, मतलब 18। यदि इसमें मिल्क और वाटर की बात करें, ठीक है, तो मिल्क और वाटर की जो रेशियो है वो कितना है 3:2 का, तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 35 है तो 1 की वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा जी 21, ये हो जाएगा 14। इसी तरह इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मिल्क और वाटर 5 1 के हैं तो इसको कह सकते हैं जी 6 6 चौक 24, 4 5 20 और 4, इस 18 में है
मिल्क और वाटर 7:2, तो इसको कह सकते हैं 14 और 4। अब इसने कहा है दूध की कुल मात्रा और पानी की कुल मात्रा बतानी है, तो मिल्क और वाटर सभी मिल्क को जोड़ दो तो कितना होगा 21 + 14, 21 + 20 + 14, रेशियो होगा 14 + 4 + 4, तो 14, 35, 55, रेशियो 22। 11 से काटेंगे तो 5:2 आ जाएगा। मैंने क्या किया, पहले तो टोटल कैपेसिटी निकाल दी, कैपेसिटी निकालने के बाद दूध को अलग कर दिया और पानी को अलग कर दिया और चौथे कंटेनर में डाल दिया, तो जो 55 और 22 होगा वो रेशियो हो जाएगा फिर 5 और 2। क्वेश्चन नंबर बी, ये आसान सवाल है, पढ़ लो जल्दी से। अब इसने कहा है कि y का मान बताना है, तो एक फॉर्मूला है, यदि मैं फॉर्मूला फिट करूँ तो x + y का होल स्क्वायर, x² + y² + 2xy। अब देखो इसने x² का है, y² का हमें मान निकालना है, और इसकी 1/12x दे रखा है। यदि मैं 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो रिजल्ट मिलेगा जी 12 दूनी 24। इसका मतलब y की वैल्यू 24 रही होगी, तो x² + y² + 2x गुना 1/24, तो 24 रही होगी y की वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसने क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा लंबा है, एक बार पढ़ लो। इसने कहा एक वृत्त के व्यास के अंत में खींची गई स्पर्शरेखा एक दूसरे के समानांतर हैं। एक वृत्त है, यदि ऐसी ऐसी लाइन खींचूं हमें, ये समानांतर होंगी, यस होंगी, तो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा, रेखाखंड जो दो समानांतर स्पर्शरेखाओं के स्पर्श बिंदु को वृत्त से जोड़ता है उसको व्यास कहते हैं। यदि ये दो समानांतर रेखाएं हैं और इनको जोड़ने को व्यास कहते हैं, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। बाहरी बिंदुओं से खींची गई स्पर्शरेखाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। केंद्र पर समान कोण बनाती है, ये जो कोण है ये समान बनेंगे, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, इसका सारी स्टेटमेंट इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इसने कहा ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, और ए बी सी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल दे रखा है, तो कह सकता हूँ ए बी सी बटे पी आर क्यू। देखो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम इंग्लिश को फॉलो करेंगे, इंग्लिश के हिसाब से इसका आंसर ठीक है। तो जो इसका साइड का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, √16/169, जो कि इक्वल होगा 4/13 के। अब ये 4/13 इक्वल है, इसने कहा कि पी क्यू का मान बताना, तो नीचे हमने पी क्यू है, और पी क्यू है वो यहाँ देखो, पी ऊपर पी क्यू है वो ए सी के इक्वल है, और ए सी की वैल्यू कितनी रखी है वाई, तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/4 वाई। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसके हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से। हिंदी में थोड़ा सा गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 23, इसने कहा कि ए 31 दिसंबर 2007 को अपने मित्र बी से 3,000 रुपये लेता है, 3,000 रुपये ले लिए उसने उधार करके, और 15% के हिसाब से लिए उसने, और लेकिन वो 31 अगस्त 2008 को वापस करने की स्थिति में आ जाता है, तो इसका मतलब उसने 8 महीनों का ब्याज लगाया है 15% के हिसाब से। अब महीने इसलिए नीचे डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो 2 0 से 2 0 हो गई, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 0, 3 चौके 12, 4 से कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 15 दूनी 30, मतलब 300 रुपये ब्याज लग गया। तो 3,000 रुपये लिए थे उसने, प्लस 300 ब्याज लग गया, 3300 रुपये वो वापस लौटा देगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में इसने कहा है दो लड़के अलग अलग गति से गेंद फेंकते हैं, समान लंबाई, ठीक है। पहला थ्रो दूसरे थ्रो की औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 162 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले थ्रो की लंबाई को कवर करने में लिया गया समय क्या है, यदि दूसरे 1 सेकेंड है, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, मतलब S1 मल्टीप्लाई T1 इक्वल होगा S2 मल्टीप्लाई T2, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है दोनों का, ठीक है जी। तो पहले की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका टाइम निकालना है, दूसरे का जी 162 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका टाइम दे रखा है 1 सेकेंड का। अब दोनों किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकंड निकालने की जरूरत है ही नहीं, काट देते हैं। 9 एकम 9, 9 0 0, और 9 से कितनी बार जाएगा 18 बार, 2 से गया 9 बार, 2 से गया 5 बार, तो इसका टाइम निकल जाएगा 9/5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर है सी करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा घुमा के ही क्वेश्चन पढ़ लो। एक वर्त है, ठीक है, ए और एस एक वर्त पर है जिसका केंद्र ओ है, ठीक है जी। ए टी स्पर्श रेखा है, ये ए है, ये टी है, ठीक है। एस ए टी 45 डिग्री है, मैं यहाँ बना लेता हूँ, कहीं या पॉइंट बना लेता हूँ। तो ये 45 डिग्री है एस, और ये 45 डिग्री है। और एन ओ ए एक बिंदु है, तो ओ ये है, और इसको भी मैं मिला देता हूँ, यहाँ कोई एन है, ठीक है। एस एन 10 है, यदि मैं ये बना लेता हूँ, ये 10 है, यहाँ लिख देता हूँ 10। ओ एम एन ओ एस की माध्यिका है, तो माध्यिका ये है, ठीक है। अब देखो ये 45 डिग्री है, तो सेंटर से यदि परपेंडिकुलर होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब मैं ये कह सकता हूँ ओ ए बराबर ओ एस होगा, क्योंकि ये होगी रेडियस। अब ये दोनों बराबर है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। जब ये 45 है तो ये 90 डिग्री का होगा ओ। यदि मैं इसको निकालना चाहूँ बाहर, ओ एन एस, अब ये 90 डिग्री का है। जब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये माध्यिका है, तो इसका मतलब एन एस और ये दोनों बराबर होंगी। अब ये दोनों बराबर होंगी, पूरी लेंथ 10 दे रखी है, तो ये ऊपर वाली भी 5 और नीचे वाली भी 5 होगी। जब ये दोनों 5 होंगी तो माध्यिका भी 5 होगी। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी राइट एंगल ट्रायंगल में, इसकी आधी होती है r/2, ठीक है। सरकम ये हो जाएगा 5 आंसर आ जाएगा, इसका मतलब ओ एम की लंबाई कितनी हो जाएगी 5। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी है। और यदि ये सॉल्यूशन हो चुके हैं और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू सभी को, और आपका दिन शुभ हो।